हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं यूपीएससी पीटीएस स्पेशल का क्वेश्चन प्रौद्योगिकी जैव विविधता और पर्यावरण से 10वें दिन का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3-4 कथन है वो देख लेते हैं। करा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा ओडिशा के तट के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम मिसाइल दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली के साथ 3 चरणों वाली कनस्तरीकृत ठोस प्रणोदक मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। अग्नि प्राइम अग्नि श्रृंखला की 6ठी मिसाइल है। तो यहाँ ध्यान देना है, अग्नि प्राइम मिसाइल दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली के साथ 2 चरणों वाली, ना कि 3 चरणों वाली। उसी प्रकार से इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के ही बीच है। ठीक है, तो ये भी गलती है। अब पूछा जा रहा सत्य कितना है, तो उसके अनुसार केवल 2 अब सत्य रह जाएंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा ओडिशा के तट के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। पहला कथन ये था। अगर यह मिसाइल के 3 सफल विकास परीक्षणों के बाद उपयोगकर्ताओं द्वारा आयोजित पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था, जो सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता को वैधता प्रदान करता है। परीक्षण के दौरान मिसाइल के पूरे प्रक्षेप वक्र को कवर करने वाले उड़ान डेटा को कैप्चर करने के लिए रडार, टेलीमेट्री, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे रेंज उपकरणों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया था। अग्नि प्राइम मिसाइल दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली के साथ 2 चरणों वाली कनस्त्रीकृत ठोस प्रणोदक मिसाइल है। तो ये आप वहाँ देख रहे थे जहाँ पे 3 किया था, दोहरी नेविगेशन और 2 चरणों वाली, और साथ ही मार्गदर्शन प्रणाली के साथ 2 चरणों वाली कनस्त्रीकृत ठोस प्रणोदक मिसाइल है। आगे देखते हैं। कनस्त्रीकृत प्रक्षेपण के लिए आवश्यक समय को कम करता है और भंडारण और गतिशीलता में सुधार करता है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। अग्नि प्राइम अग्नि श्रृंखला की 6ठी मिसाइल है। तो ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि अग्नि प्राइम जो है अग्नि श्रृंखला की 6ठी मिसाइल है, और है कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइलों का विकास किया गया है। 5 के बारे में देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है पृथ्वी यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और आगे है अग्नि, इसमें भिन्न रेंज वाली 5 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। कह रहा है त्रिशूल, यह कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। फिर है नाग, यह तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल है। और आकाश, यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और आगे देखते हैं। मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन को विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। कर इस मिशन की अवधि वर्ष 2023-24 से 2027-28 है। तो यहाँ पे ये जो है मिशन ऑन एडवांस्ड हाई इम्पैक्ट रिसर्च जो है से रिलेटेड दोनों कथन सही है, और डिटेल से देखते हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में। करें मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च करा है। इस मिशन को विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया जाएगा। इसे ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वित्तीय संस्थानों को पूल करके वित्त पोषित किया जाएगा। कर इस मिशन की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 है। यह मिशन नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान देगा। और देखते हैं, हिग्स बोसोन के संदर्भ में विचार करें।
हाल ही में हिग्स बोसोन कण में क्षय होने के कारण एक जेड बोसोन कण और एक फोटोन बनने का पता चला है। यह एक इलेक्ट्रॉन उप परमाणु कण है जिसमें द्रव्यमान होता है। अच्छा, और देखते हैं, अगर हिग्स बोसोन के साथ एक कण की परस्पर क्रिया जितनी मजबूत होती है उसका द्रव्यमान उतना ही अधिक होता है। एक हिग्स बोसोन दूसरे हिग्स बोसोन के साथ भी परस्पर क्रिया कर सकता है। तो यहाँ पे चारों कथन जो है एक तरह से सही है, इसलिए सभी चार गलत। यूरोप के सर्न में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पार्टिकल मैसर के साथ काम करने वाले भौतिकविदों ने बताया है कि उन्होंने हिग्स बोसोन कण में क्षय होने के कारण एक जेड बोसोन कण और एक फोटोन बनाने का पता चला है। यह एक बहुत ही दुर्लभ क्षय प्रक्रिया है जो हिग्स बोसोन के साथ साथ हमारे ब्रह्मांड के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताती है। अब हिग्स बोसोन है क्या? यह एक इलेक्ट्रॉन उप परमाणु कण है जिसमें द्रव्यमान होता है। यह द्रव्यमान कैसे उत्पन्न होता है? यह हम कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से कम होता है या फोटोन का नहीं होता है? इसका उत्तर हिग्स बोसोन कण से मिल जाता है। अगर हिग्स बोसोन के साथ एक कण की परस्पर क्रिया जितनी मजबूत होती है उसका द्रव्यमान उतना ही अधिक होता है। आगे है, यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। प्रोटॉनों में यह अधिक होता है और न्यूट्रॉनों में प्रोटॉनों की तुलना में बस थोड़ा सा अधिक होता है। कह रहा है एक हिग्स बोसोन दूसरे हिग्स बोसोन के साथ ही परस्पर क्रिया कर सकता है। इस तरह हम जानते हैं कि इसका द्रव्यमान प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से अधिक है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के संदर्भ में विचार करें। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम एक सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिग्नल और स्विच के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रित करती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नल अरेंजमेंट की एक व्यवस्था है जो लाइन और ट्रेनों के बीच एक ऐसा सिस्टम तैयार करती है जो ट्रेनों की टक्कर होने से बचाती है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन जो है सही है। थोड़ा सा देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम एक सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिग्नल और स्विच के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रित करती है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नल अरेंजमेंट की एक व्यवस्था है जो लाइन और ट्रेनों के बीच एक ऐसा सिस्टम तैयार करती है जो ट्रेनों की टक्कर होने से बचाती है। जब एक ट्रेन रेल नेटवर्क पर चलती है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम द्वारा प्रशिक्षित संकेतक होते हैं। ये सेंसर ट्रेन की स्थिति, गति और अन्य जानकारी को मापते हैं और इस जानकारी को सिग्नलिंग सिस्टम को भेजते हैं। सिग्नलिंग सिस्टम फिर उस ट्रेन के लिए उच्च संकेत जारी करता है जिससे ट्रेन की गति, रुकावट और दूसरे सेंसर को कंट्रोल किया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है जिससे ट्रेनों को उचित संकेत प्राप्त होते रहते हैं और ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित होती रहती है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की वजह से किसी भी ट्रेन को तब तक आगे बढ़ने का सिग्नल नहीं मिलता है जब तक लाइन क्लियर ना हो। अगर लूप लाइन सेट है तो लोको पायलट को मेन लाइन का सिग्नल नहीं मिलेगा, वहीं अगर मेन लाइन सेट है तो लूप लाइन का सिग्नल नहीं मिलेगा। सोलर ई वेस्ट के संदर्भ में विचार करें। सोलर ई वेस्ट का तात्पर्य बेकार हुए सौर पैनलों के इलेक्ट्रॉनिक कचरे से है। मिट्टी के भीतर सौर कचरे का अनुचित निपटान पर्यावरणीय जोखिम पैदा नहीं कर सकता है। तीसरा है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नवंबर 2022 में ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत सौर अपशिष्ट उपचार को भी जोड़ दिया है। तो ये तीनों में सत्य कौन सा है? ये तीनों सत्य है या फिर एक गलत है? तो मिट्टी के भीतर सौर कचरे, ध्यान देना है, मिट्टी के भीतर सौर कचरे का अनुचित निपटान पर्यावरणीय जोखिम पैदा कर सकता है, नहीं, गलत होगा। ठीक है, और बाकी दोनों कथन सही है। इस प्रकार से केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, कह रहा है सोलर ई वेस्ट का तात्पर्य बेकार हुए सौर पैनलों के इलेक्ट्रॉनिक कचरे से है। मिट्टी के भीतर सौर कचरे का अनुचित निपटान पर्यावरणीय जोखिम पैदा कर सकता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नवंबर 2022 में ई कचरा नियम 2022 के तहत सौर अपशिष्ट उपचार को भी जोड़ दिया है।
नमक की गुफाओं में कच्चे तेल के भंडारण के संबंध में विचार करें। नमक की गुफाएं भूमिगत नमक संरचनाओं में निर्मित कृत्रिम गुफाएं हैं। उन्हें संपीड़ित हवा और हाइड्रोजन के भंडारण के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। तीसरा कदम देख सकते हैं कि गुजरात को नमक गुफा आधारित रणनीतिक भंडारण सुविधाओं के विकास के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। सरकार के स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो ध्यान देना है कि नमक की गुफाएं भूमिगत नमक संरचनाओं से निर्मित कृत्रिम गुफा है, ये भी सही है। उन्हें संपीड़ित हवा और हाइड्रोजन के भंडारण के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। तेल के लिए भंडारण के लिए तो ठीक है, ठीक है। उसके साथ ही हवा और हाइड्रोजन के भंडारण के लिए, संपीड़ित हवा और हाइड्रोजन के भंडारण के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। फिर है गुजरात को नमक गुफा आधारित रणनीतिक भंडारण नहीं, गुजरात को नहीं, राजस्थान को अनुकूल माना जा रहा है। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, सही है। तो केवल यहाँ पे 3 सही है और उसके अनुसार यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सरकार के स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड देश की रणनीतिक तेल भंडारण क्षमता बढ़ाने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप राजस्थान में नमक की गुफाओं में रणनीतिक तेल भंडार विकसित करने की संभावना और व्यवहार्यता का अध्ययन कर रही है। नमक की गुफाएं क्या होती है? नमक की गुफाएं भूमिगत नमक संरचनाओं में निर्मित कृत्रिम गुफाएं हैं जो समाधान खनन प्रक्रिया के दौरान पानी के इंजेक्शन द्वारा नमक के नियंत्रित विघटन द्वारा बनाई जाती है। उन्हें संपीड़ित हवा और हाइड्रोजन के भंडारण के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पे गुजरात फिर से हो गया है, गुजरात नहीं, यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान को नमक गुफा आधारित रणनीतिक भंडारण सुविधाओं के विकास के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। यहाँ पे राजस्थान ही होगा, ठीक है, गुजरात नहीं होगा। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अब है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार कब तक आधी बिजली नवीकरणीय स्रोतों से हासिल की जा सकती है? तो ये होगा 2027, ऑप्शन बी, ठीक है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार कब तक आधी बिजली नवीकरणीय स्रोतों से हासिल की जा सकती है? तो 2027 तक ऐसा संभव हो जाएगा रिपोर्ट के अनुसार। आगे देखते हैं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 2027 तक आधी बिजली नवीकरणीय स्रोतों से हासिल की जा सकती है। भारत ने 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होने वाली अपनी स्थापित बिजली की आधी बिजली के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता जताई है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देश की अनुमानित बिजली की ज़रूरतों का एक अनुमान बताता है कि इसे 2026-27 तक हासिल किया जा सकता है। सीई द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय विद्युत योजना एक पंचवर्षीय योजना है जो भारत की वर्तमान बिजली की ज़रूरतों, अनुमानित विकास, बिजली के स्रोतों और चुनौतियों का आकलन करती है। इसके द्वारा जारी दस्तावेज में कहा गया है कि 2026-27 के अंत तक गैर जीवाश्म आधारित क्षमता का हिस्सा बढ़कर 57.4% होने की संभावना है और 2031-32 के अंत तक अप्रैल 2023 के लगभग 42.5% से बढ़कर 68.4% होने की संभावना है। स्पीयर फिशिंग के संदर्भ में विचार कीजिए। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अध्ययन किए गए 73% संगठन 2022 में स्पीयर फिशिंग के शिकार थे। दूसरा कथन पढ़ेंगे यहाँ पे, यह एक विशिष्ट व्यक्ति, संगठन या व्यवसाय के लिए लक्षित एक ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार घोटाला है। यह इंटरनेट पर गोपनीय जानकारी हासिल करने का सबसे सफल तरीका है जो 51% हमलों के लिए जिम्मेदार है। तो ध्यान देना है कि हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अध्ययन किए गए यहाँ पे 53% होना चाहिए, ठीक है, 73% नहीं, 53% संगठन 2022 में स्पीयर फिशिंग के शिकार थे। ये एक विशिष्ट व्यक्ति, संगठन या व्यवसाय के लक्षित एक ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार घोटाला है, तो ये दूसरा सही है। यह इंटरनेट पर गोपनीय जानकारी हासिल करने का सबसे सफल तरीका है जो 91% हमलों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और इस प्रकार से ये 2 गलती हो रहा है, सत्य ढूंढना था तो केवल एक सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अध्ययन किए गए 53% संगठन 2022 में स्पीयर फिशिंग के शिकार थे। अब के बारे में सॉरी, यहाँ पे आप इसको डार्क में समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको रहने देते हैं। करहिया के बारे में इसको डार्क में समझना है। यह एक विशिष्ट व्यक्ति, संगठन या व्यवसाय के लिए लक्षित एक ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार घोटाला है। यह अक्सर दुर्भावनापूर्ण कारणों से किसी विशिष्ट पीड़ित से खाता, क्रेडेंशियल्स या वित्तीय जानकारी जैसी संवेदनशील जानकारी चुराने का एक लक्षित प्रयास है। यह पीड़ित के व्यक्तिगत विवरण जैसे उनके दोस्तों, गृहनगर, नियोक्ता, उनके द्वारा बार बार आने वाले स्थानों और उन्होंने ऑनलाइन क्या खरीदा है के बारे में जानकारी प्राप्त करके किया जाता है। कैसे कार्य करता है? करा स्पीयर फिशिंग ईमेल पीड़ित को दुर्भावनापूर्ण लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने के लिए आग्रह करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त ईमेल स्पष्ट रूप से प्राप्तकर्ता को तुरंत जवाब देने के लिए कहेगा, जैसे कि एक विशिष्ट राशि हस्तांतरित करना या व्यक्तिगत डेटा जैसे बैंकिंग पासवर्ड भेजना। ऐसे ईमेल प्राप्तकर्ता के बारे में व्यक्तिगत जानकारी को संदर्भित करते हुए अत्यधिक परिचित लहजे में लिखे जाते हैं, जिससे पीड़ितों को गलती से यह विश्वास हो जाता है कि वे प्रेषक को जानते हैं और अनुरोध का जवाब देते हैं। कर इससे हमलावर को पीड़ित के नेटवर्क में प्रवेश मिल जाता है और वह संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास करता है। यह इंटरनेट पर गोपनीय जानकारी हासिल करने का सबसे सफल तरीका है, जो 91% हमलों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब है एसिनेटोबैक्टर बैक्टीरिया के संदर्भ में विचार कीजिए। करा एसिनेटोबैक्टर बॉमनी संक्रमण का सबसे आम कारण है। अच्छा, एसिनोटोबैक्टर बॉमनी यहाँ तक क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। संक्रमण का सबसे आम कारण है। यह एक ग्राम नकारात्मक जीवाणु है जो अक्सर बहु औषध प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। ये कीटाणु अक्सर जो है अस्पताल से प्राप्त संक्रमणों के कारण होते हैं, खासकर गहन देखभाल इकाई जिसको आईसीयू बोलते हैं, वहाँ ये ज़्यादा पाया जाता है। और ये तीनों कथन जो है एक प्रकार से सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। करा है एसिनेटोबैक्टर बैक्टीरिया कीटाणुओं का एक समूह है जो आमतौर पर पर्यावरण में पाया जाता है, जैसे मिट्टी और पानी में। इसके कई प्रकार हैं। एसिनेटोबैक्टर बॉमनी संक्रमण का सबसे आम कारण है, जो मनुष्य में अधिकांश एसिनेटोबैक्टर संक्रमणों के लिए जिम्मेदार है। यह एक ग्राम नकारात्मक जीवाणु है जो अक्सर बहु औषध प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। यह रक्त, मूत्रपथ और फेफड़े यानी फेफड़ों में निमोनिया या शरीर के अन्य भागों में घाव में संक्रमण का कारण बन सकता है। कई संक्रमण या लक्षण पैदा किए बिना विशेष रूप से श्वसन स्राव या खुले घाव में पाया जा सकता है। ये कीटाणु अक्सर अस्पताल से प्राप्त संक्रमणों के कारण होते हैं, खासकर गहन देखभाल इकाइयों मतलब कि आईसीयू या अत्यधिक संक्रामक जीवाणु है। अब है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी विश्व ऊर्जा निवेश 2023 की नवीनतम रिपोर्ट के संदर्भ में विचार कीजिए। तो ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1974 में एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। ये बात सही है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 के बाद से स्वच्छ ऊर्जा के निवेश में 90% से अधिक वृद्धि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और भारत में केंद्रित रही है। ध्यान देना है कि भारत में न केंद्रित होकर चाइना में केंद्रित रही है। तो इस प्रकार से दूसरा तो गलत होता है, सही सिर्फ केवल एक होगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1974 में एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 के बाद से स्वच्छ ऊर्जा के निवेश में 90% से अधिक वृद्धि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और चीन में केंद्रित रही है। तो इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया विज्ञान से संबंधित। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन
बिहार स्पेशल जिक्के के साथ। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।